नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। भारतवर्ष का सबसे गौरवशाली साम्राज्य मगध और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र। भारत के इतिहास के सबसे स्वर्णिम पन्नों में लिपटा है बिहार। रामायण काल में इसी धरती पर जन्मी थी देवी सीता। महाभारत युग में यही राजा जरासंध ने राज किया था, भगवान श्री कृष्ण को रण छोड़ने पर मजबूर किया था। इसी धरती ने दुनिया को पहला सम्राट दिया। लिच्छवी राजाओं ने दुनिया को पहला लोकतांत्रिक गणराज्य दिया। ये भूमि है महावीर की, भगवान बुद्ध की, चाणक्य की, आर्यभट्ट की, कालिदास की। ये भूमि है आंदोलन की, ये भूमि है बिहार की। आज से करीब 2500 साल पहले की बात है। मगध का एक राजा था। उसका नाम था अजातशत्रु। अजातशत्रु जितना वीर था उतना ही क्रूर भी। उसने राजा बनने के लिए अपने पिता बिंबिसार को ही बंदी बना दिया। अजातशत्रु जब राजा बना था तब मगध केवल गंगा के दक्षिण तक ही सीमित था। अजातशत्रु अपने राज्य के विस्तार के लिए आसपास के शांति प्रिय राज्यों पर आक्रमण करने लगा। एक एक कर उसने वैशाली, काशी, कौशल समेत 36 राज्यों को मगध में मिला लिया। अजातशत्रु, जिसको कहा जाता है कोई शत्रु ही ना हो, यानी इसको अगर कठोर शब्दों में कहें तो जिसका शत्रु आज तक पैदा ही ना हुआ या जो शत्रुओं का विनाश कर दे, उसी को कहते हैं अजातशत्रु। ये योद्धा बहुत बड़ा था, क्रूर भी वैसे ही था। अगर इसकी युद्ध नीति की बात करें तो इसने राजगीर रहते हुए किलाबंदी वगैरह कराया अपने क्षेत्र का। वैशाली, वज्जी, लिच्छवी तक अपना विस्तार किया। युद्ध में अधिक से अधिक क्रूरता फैलाया जा सके इसलिए उसने रथ, मूसल और महाशिला कंटक नामक नए नए हथियारों का प्रयोग किया। यह युद्ध में किसी भी तरह का कोई भी नरमी नहीं बरतता था। और इसे क्रूर इसलिए कहा जाता है कि यह शासक बनने के लिए अपने ही पिता की हत्या कर दिया, बिंबिसार की। लगभग इसी वक्त पर बिहार की भूमि पर साथ साथ भगवान महावीर और गौतम बुद्ध का वास था। 599 ईसा पूर्व में वैशाली में जन्मे थे जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर। गौतम बुद्ध का जन्म उनके 22 साल बाद हुआ था। परम ज्ञान की तलाश में वो भी बिहार की धरती पर ही वास करते थे। समाज में भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के शांति, अहिंसा, सत्य और कर्म के उपदेश परिवर्तन ला रहे थे। कहते हैं इन उपदेशों ने राजा अजातशत्रु पर भी प्रभाव डाला था। अजातशत्रु जब भी युद्ध में जाता था, कोई भी एक मानव प्रवृत्ति होती है, युद्ध में इतनी जनहानि होती है तो किसी का भी हृदय विचलित होता है। तो वह महावीर स्वामी के जैन धर्म से प्रभावित हुआ था और जैन भिक्षुकों को उसने शरण दिया था और उनके प्रति, जैन धर्म के प्रति आदर का भाव रखा था। साथ ही वो बौद्ध धर्म से भी बहुत प्रभावित हुआ था और पहली बौद्ध संगीति जो राजगीर में हुई थी 483 ईसा पूर्व में, वो अजातशत्रु ने ही कराया था। महाकश्यप उसमें पुरोहित थे वहाँ पर। तो दोनों धर्मों से प्रभावित था। हालांकि अजातशत्रु शुरू में ऐसा नहीं था। अजातशत्रु स्वयं आजीवक संप्रदाय को मतलब ज़्यादा वो दिया था यहाँ पे। हालांकि वह हर धर्मों के प्रति सहिष्णु भाव रखता था। जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद, उसके प्रति प्रेरित होने के बाद उसके अंदर ये और भी चीज़ें आई। लेकिन एक चीज़ और भी देखा जाता है कि वह जैन और बौद्ध धर्म से प्रभावित होने के बाद भी पूरी तरह हिंसा को नहीं छोड़ा था। वह अहिंसा और हिंसा दोनों के मध्य चलता रहा था। हालांकि दोनों धर्मों ने उस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था। बिंबिसार के वक्त तक मगध की राजधानी थी राजगृह, जिसे आज हम राजगीर कहते हैं।
ये बहुत सुंदर शहर है, चारों ओर पहाड़ियां हैं, लेकिन अजात शत्रु के शत्रु तेजी से बढ़ रहे थे। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा कि ऐसी राजधानी ढूंढो जिस पर कोई आक्रमण ही न कर पाए। उनके मंत्रियों ने दिन रात एक कर दिया। तब गंगा किनारे पाटली ग्राम उन्हें खूब पसंद आया। यहां एक नई राजधानी की नींव रखी गई। इस शहर को एक नया नाम भी दिया गया, पाटलिपुत्र। जब पाटलिपुत्र का निर्माण हो रहा था, तब गौतम बुद्ध यहां आए थे। किले को देखकर उन्होंने कहा, 3 चीजें इस जगह के लिए संकट खड़ी कर सकती हैं: अग्नि, जल और गृह कलह। आग, पानी और संकट से परे कलह के बीच तो पाटलिपुत्र आज भी उलझा है। नगर को 3 चीजों से खतरा रहेगा। फ्लड से, चूंकि गंगा के किनारे था, यह बात उनके जहन में रही होगी। और आपसी कलह तो ये सामान्य बात है, इसको इन्होंने देख लिया था या महसूस किया होगा। और फायर की भी चर्चा उन्होंने की थी। तो हम देखते हैं बाद में जो पाटलिपुत्र का विनाश हुआ है, उसमें अग्नि से भी इसके नष्ट होने के पुरातात्विक प्रमाण मौजूद हैं, आज भी मौजूद हैं। पाटलिपुत्र और आज के दौर में पटना के नामकरण को लेकर भी कई कहानियां हैं। कहते हैं गंगा और सोन नदी की वजह से यहाँ बंदरगाह था। बंदरगाह यानी पाटन। पाटन से ही ये पहले पाटलिपुत्र और फिर पटना कहलाया। दूसरा किस्सा पौराणिक है। जब भगवान शिव सती के शरीर को लेकर जा रहे थे, तब सती का पट यानी जांग का हिस्सा यहाँ गिरा था। उस जगह पर आज पट्टन देवी मंदिर है और रक्षक देवी के नाम पर ही शहर का नाम पड़ा है। कि पाटली नामक कन्या से जो पुत्र उत्पन्न हुआ, वही यहाँ पर एक राज्य की स्थापना की और इसका नाम पाटलिपुत्र पड़ा, पाटली का पुत्र। अजात शत्रु का शासन करीब 32 वर्ष तक चला। उनके शासन काल में मगध का खूब विस्तार हुआ और पाटलिपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गया। अजात शत्रु हर्यंक वंश के राजा थे, जिसका शासन उनके बाद 47 साल और चला। फिर आया शिशुनाग वंश और उसके करीब 70 साल बाद मगध पर शासन हुआ नंद वंश का। नंद वंश के आखिरी राजा का नाम था धनानंद। उनके दौर में पाटलिपुत्र से समृद्ध शहर दुनिया में कोई नहीं था, लेकिन ये समृद्धि बस राजमहल में थी। धनानंद के राज में चमड़े से लेकर पत्थर तक पर टैक्स लगा दिया गया। अत्याचार से जनता त्राही कर रही थी। धनानंद जो था वो नंद वंश का था, शासक था, और ये नंद वंश का अंतिम शासक था। धनानंद के बाद उसकी दूरदर्शिता ज़्यादा नहीं थी, उसके नाम में ही उसके अर्थ छुपा है, धन से आनंदित होने वाला धनानंद। वो धन और भोग विलास में इतना विलीन हो गया कि अपनी जनता पर इतना टैक्स लगा दिया कि वो खुद उसकी जनता उससे परेशान होने लगी। इसी दौर में एक प्रसिद्ध विद्वान भी थे, तक्षशिला के विष्णुगुप्त। अलग अलग स्रोतों से हमें समझ में आता है कि चाणक्य ये नाम उनके पिता के नाम से है। कैसे? चाणक्य का जो पुत्र है वह चाणक्य है, वसुदेव का जो पुत्र है वह वासुदेव है। तो उस तरह से चाणक्य का पुत्र चाणक्य, पर ये उनका नाम नहीं है, उनका नाम है विष्णुगुप्त। और अर्थशास्त्र की जो उन्होंने रचना की, उसमें उन्होंने स्वयं को कौटिल्य भी कहा है। इसलिए 3 नाम जो जन समाज में प्रचलित हैं वो है विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। बहुत ही ऊंचे किस्म के थिंकर थे और पॉलिटिकल थिंकर थे, और ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त की सफलता का एक राज कौटिल्य भी थे। 327 ईसा पूर्व की बात है। ग्रीस का योद्धा अलक्षेंद्र राज्यों को जीतता हुआ भारत की ओर बढ़ रहा था। तक्षशिला के राजा ने भी उसके आगे घुटने टेक दिए थे। तब पोरस नाम से जाने जाने वाले पुरुराज पौरव ने मुकाबला किया,
पर उसकी विशाल सेना के आगे टिक न सके। चाणक्य दूरदर्शी थे। वो विदेशी आक्रमण के आगे संपूर्ण क्षेत्र के लिए अंधेरा भविष्य देख रहे थे। चाणक्य ने सबसे शक्तिशाली राज्य मगध से भारतवर्ष की रक्षा की गुहार लगाई। जिस समय अलक्षेंद्र या सिकंदर या जिसे अलेक्जेंडर कहा जाता है, उन्होंने भारत पर जब आक्रमण किया तो उस समय जो स्थितियां थी, उस समय नंद वंश में ही इतना सामर्थ्य था कि वह अलक्षेंद्र का मुकाबला कर सकता था। और उस आशय से आचार्य विष्णुगुप्त धननंद के पास गए होंगे या गए थे, और उस समय धननंद ने उनका अपमान किया और उसके कारण एक शिक्षक, एक आचार्य ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों का समूल नाश नहीं कर देता, क्योंकि धननंद एकमात्र राष्ट्र विरोधी व्यक्ति नहीं था या जो राष्ट्र के हित में नहीं सोचता था, तो उनकी प्रतिज्ञा ये थी कि मैं समस्त राष्ट्र विरोधी तत्वों का समूल नाश करूंगा। पर ये उस प्रतिज्ञा का एक हिस्सा है। उस प्रतिज्ञा का दूसरा हिस्सा है कि जहाँ विध्वंस है वहाँ विकास भी होना चाहिए, जहाँ विध्वंस है वहाँ सृजन भी होना चाहिए। तो उसके बाद मैं वापस एक अखंड भारत का, एक जिसे कहते हैं एकत्रित भारत का निर्माण करूंगा। चाणक्य की ये प्रतिज्ञा पूरे भारतवर्ष का इतिहास बदलने वाली थी। धनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने उसका विरोधी तैयार करने की ठान ली। उन्होंने जिस व्यक्ति का निर्माण किया और उस जैसे व्यक्तियों का निर्माण किया, उसे इतिहास चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से जानता है। चंद्रगुप्त मौर्य जब चाणक्य से मिले होंगे, इस पर भी दो मत हैं, लेकिन वो युवा था, 17 वर्ष की उसकी आयु थी, और 17 वर्ष की आयु में उसने विदेशी आक्रांताओं के साथ लड़ना शुरू किया, और 21 वर्ष की आयु में वह भारत का सम्राट बना। तो एक ऐसी प्रतिभा को ढूंढना, उस प्रतिभा का मार्गदर्शन करना, उसके साथ भारत की शक्ति को एकत्र करना, जागृत करना, उसको प्रेरित करना, और उसके बाद मगध विजय करना। मुद्रा राक्षस, विशाखा दत्त का आप नाटक पढ़ेंगे तो उसमें आपको वे सारे प्रपंच, छल, रणनीति, युक्तियाँ पढ़ने को मिलेंगी, जिसके आधार पर उन्होंने बिना हिंसा के, जिसे विद्रोह कहते हैं, वो किया। और पाटलिपुत्र तो स्वतंत्र हुआ ही, धननंद जैसे शासकों से उन्होंने पूरे भारत को मुक्त किया। किंग मेकर तो थे ही, उन्होंने राज सत्ता बदल दी, एक नया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का लाया। चाणक्य ने नन्हे चंद्रगुप्त को रणनीति और युद्ध कला सिखाने का आरंभ किया। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त ने अपने नेतृत्व में सभी को एकत्रित इसलिए करना शुरू किया क्योंकि चाणक्य चाहते थे इस बार तो जो बाहर से आक्रांता आए थे लौट गए, लेकिन अगली बार यदि कोई आता है और ऐसे ही भारत छोटे छोटे राज्यों में, गणराज्यों में बटा रहा तो उत्तर नहीं दे पाएगा। संस्कृति की रक्षा करनी है और ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जिसकी दृष्टि बड़ी हो। 20 साल या 21 साल के रहे होंगे, उसी समय चंद्रगुप्त मौर्य ने सिंहासन पर अपना दायित्व ग्रहण किया और अखंड भारत के उस साम्राज्य की रचना की जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी। आज भारतीय राजनीति में कूटनीतिक जोड़ तोड़, दांव पेचों की जो शतरंजी चालें दिखती हैं, उसके जनक चाणक्य ही हैं। चाणक्य के सूत्र और उपदेश सदाबहार हैं। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वो और अधिक प्रासंगिक और सार्थक होते जा रहे हैं। चाणक्य के ग्रंथ अर्थशास्त्र में एक राज्य के आदर्श अर्थतंत्र का वर्णन है। इसमें राजशाही के संविधान की रूपरेखा है, यानी विधि विधान से लिखा गया राज्य का पहला संविधान भी पाटलिपुत्र की भूमि की उपज है। जब चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ तब तक अलक्षेंद्र की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसके जनरल वापस नहीं लौटे थे। जितना इलाका अलक्षेंद्र ने जीता था उसके छोटे छोटे हिस्सों पर
ये जनरल अपनी हुकूमत चला रहे थे, यानी मगध की सीमाओं पर विदेशी आक्रांताओं का भय बना हुआ था। चंद्रगुप्त ने अलक्षेंद्र के सत्रपों को एक एक कर हराना शुरू कर दिया। सबसे बड़ी जीत थी अलक्षेंद्र के जनरल सेल्यूकस पर, जिसको हराकर पर्शिया का बड़ा हिस्सा चंद्रगुप्त ने मगध में जोड़ लिया। चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन मगध साम्राज्य अखंड भारत की तस्वीर था। चंद्रगुप्त की शासन की जो सबसे पहली विशेषता है वह यह कि उनके वक्त में भारत अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक था, और दक्षिण भारत जो आज आप कहते हैं वह भी भारत का अंश था। पूरब में ये जो आज भारत का हिस्सा है, ये सारा जो अनडिवाइडेड इंडिया का जो हिस्सा है वो था। दक्षिण में सुदूर दक्कन भी चंद्रगुप्त के साम्राज्य का हिस्सा था। तो एक बड़े भारतवर्ष की जो हम कल्पना करते हैं वह स्वरूप ले चुका था चंद्रगुप्त के वक्त में। मगध साम्राज्य विशाल था, दूर दूर तक फैला हुआ था, लेकिन उसके मध्य पूर्व में एक छोटा सा गणराज्य था, कलिंग, जो चंद्रगुप्त मौर्य और उनके बेटे राजा बिंदुसार की लाख कोशिशों के बावजूद मगध का हिस्सा नहीं बन पाया था। पर अब मगध का एक नया राजा था, बिंदुसार का बेटा अशोक। अशोक बहुत अत्याचारी था। लोग उसे चंड अशोक कहा करते थे। अशोक अपने साम्राज्य का और अधिक विस्तार करना चाहता था, और कलिंग विजय तो अशोक के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न था। जो इनिशियल एक्सपेडिशंस का होता था कि दूसरे राज्यों को अपने अंदर में लाना, ये एक मुहिम की तरह चला था। उसको, जिसे उनको चंडाल अशोक भी कहते थे, कि दूसरे राज्यों को कब्जा करके अपने अधीन करना और फिर अपने राज्य विस्तार का एक पहलू था, जो कलिंग पर भी अटैक करना। अपने शासन के 8वें साल में 231 ईसा पूर्व में अशोक ने पूरी ताकत से कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग का विनाश हो गया, लेकिन इस नरसंहार ने एक नए अशोक को जन्म दिया। चंड अशोक की जगह अशोक महान। अशोक के दो तरह का जीवन है, एक कलिंग युद्ध से पहले का अशोक और कलिंग युद्ध के बाद का अशोक। तो कलिंग युद्ध से जब पहले के अशोक को हम देखते हैं तो उसे चंड अशोक कहा जाता है, क्योंकि उसने बड़ा कठोर नियम लागू किया था। उसकी जनता उससे बहुत डरती थी, अशोक से। अशोक का खौफ इतना था कि उसने अपने विरोधियों का समूल नष्ट कर दिया। वहाँ पे कई ऐसी किताबें हैं जिसमें अशोक के बारे में कहा जाता है कि अपने 99 भाइयों की हत्या कर दिया था। हालांकि उसने उत्तराधिकार का जो सबसे प्रबल दावेदार था सुसीम, उसी की हत्या कर दिया था। साथ ही जब उसने कलिंग युद्ध किया 261 ईसा पूर्व, तो उस युद्ध में भी उसने जनहानि इतनी ज़्यादा किया कि उसका हृदय विचलित हो गया, और इसकी जानकारी उसने 13वें शिलालेख में भी दिया है। इस युद्ध के बाद चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान मगध के कुशल शासन पर लगाया, शिक्षा के विकास पर लगाया। वो बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए, अहिंसा का संदेश फैलाया। अशोक अपनी विरासत को इतिहास के सुपुर्द करना चाहते थे। स्तंभों, दीवारों पर अशोक के आदेश अंकित हुए। आज तिरंगे के बीचों बीच सजा अशोक चक्र उस सम्राट की सबसे बड़ी निशानी है। ये अशोक का धर्म चक्र था, जिसकी 12 तिलियां अविद्या से दुख और बाकी 12 दुख से निवारण की अवस्था दर्शाती हैं। इसके अलावा हमारा राष्ट्र चिन्ह भी सम्राट अशोक के स्तंभ पर ही सजता था। बिहार की धरती अगर खूनी संघर्ष का रणक्षेत्र बनी, तो अहिंसा का सबसे बड़ा संदेश भी यहीं से निकला। अगर नंद का कुशासन यहां था, तो सम्राट अशोक का आदर्श शासन भी यहीं था। पाटलिपुत्र की धरती ने चाणक्य जैसे महान चिंतक से विश्व का परिचय कराया, तो आर्यभट्ट की कर्म भूमि भी मगध ही थी। गणितज्ञ आर्यभट्ट ने दुनिया को पहली बार बताया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। उन्होंने आर्किमिडीज से अधिक सटीक
उपाय का अनुमान बताया। आर्यभट्ट ने विश्व को शून्य का ज्ञान दिया और मगध को ज्ञान के केंद्र में बिठा दिया। बिहार की धरती पर एक से बढ़कर एक महाविद्वान हुए। संस्कृत व्याकरण के पहले प्रवर्तक पाणिनि, महाकवि कालिदास, कामसूत्र के रचयिता महर्षि वात्स्यायन, सब किसी न किसी रूप में इस भूमि से जुड़े थे। देखिए, बिहार का इतिहास बहुत गौरव रहा है और उसी को आज तक में भी हम लोग इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे वो चाणक्य की अर्थशास्त्र रही हो या फिर वात्स्यायन रहे हो, उनके कामसूत्र पुस्तक रहा हो। यहाँ पर विद्वानों की कोई कमी नहीं रही है। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे, उदंतपुरी विश्वविद्यालय था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। चीन से यहाँ पढ़ने ह्वेनसांग आया करते थे। उस समय जब अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि होता था, अर्थव्यवस्था में पशुपालन और कृषि का जब योगदान सर्वोपरि होता था, तो बिहार जो मगध का क्षेत्र था वो बड़ी संपन्न होता था। लेकिन प्राचीन काल में पाटलिपुत्र का गौरव मध्यकाल आते आते धुंधला पड़ गया। 12वीं सदी में मोहम्मद गौरी ने एक एक कर मुल्तान से लेकर दिल्ली तक पर फतह कर लिया। उसके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने खुद को दिल्ली का सुल्तान घोषित किया। सत्ता का केंद्र बदल गया। पाटलिपुत्र जो भारत के पहले साम्राज्य की राजधानी थी, राजनीतिक केंद्र के रूप में नीचे गई। कहने का मतलब उसका अवसान हुआ, फॉल हुआ, डाउनफॉल हुआ। बारहवीं सदी के मध्य तक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति इख्तियारुद्दीन खिलजी ने बिहार और बंगाल को जीत लिया और पाटलिपुत्र दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन गया। इख्तियार खिलजी ने गुप्त वंश के दौरान बने शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र नालंदा को तहस नहस कर दिया। यहां कभी दूर देशों से छात्र पढ़ने आया करते थे। पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र होने का गौरव पहले ही गंवा चुका था। इस आक्रमण के बाद मगध ने शिक्षा और संस्कृति का केंद्र होने की ख्याति भी गंवा दी। अफगानिस्तान से आया था बौद्ध धर्म के खिलाफ में, और सिर्फ बर्बाद ही नहीं किया बल्कि यहाँ पे बहुत सारे जो 10,000 मॉन्क थे, बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया। इतिहास को खंडहर में तब्दील कर विदेशी आक्रांताओं ने नालंदा को अपना सैन्य मुख्यालय बना लिया। सेना रहने के लिए नष्ट किए हुए बौद्ध विहारों का इस्तेमाल करने लगी। इन विहारों के नाम पर ही धीरे धीरे समूचे क्षेत्र को बिहार कहा जाने लगा। देखिए, बिहार के इतिहास को जो हम पाते हैं तो बिहार प्राचीन काल से ही कुछ अलग भूमि थी, ज्ञान की भूमि थी, जिसने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय स्थापित किए। लेकिन जितने भी विश्वविद्यालय थे, इनको महाविहार कहा जाता था। विहार एक संस्कृत शब्द है जहाँ पर लोग मूल रूप से निवास करते हैं। तो जो भी इस प्रकार के लोग थे, विहारों में निवास किया करते थे, और अनेक विहार पूरे बिहार के अलग अलग क्षेत्रों में उस समय चल रहे थे, जिनका वर्णन जितने भी चीनी यात्री आए, चाहे फाहियान आए हों, ह्वेनसांग आए हों, सब ने किया है। और जिस समय आक्रांता पश्चिम से भी आए, उन्होंने भी इन्हीं विहारों में निवास कर अनेक भिक्षुओं को देखा। यहाँ पे सब चीज़ की पढ़ाई होती थी, तांत्रिक, मेडिसिन, वेदा, एस्ट्रोलॉजी, मेटाफिजिक्स, हिस्ट्री, फिलॉसफी, योग विद्या, सब चीज़ की पढ़ाई होती थी यहाँ पे। मुगल काल में जब 1540 में शेर शाह सूरी का शासन आया, तब जाकर बिहार की अहमियत फिर बढ़ी। पाख्तून शेर शाह का जन्म बिहार के सासाराम में हुआ था। उनका असली नाम फरीद खान था। कहते हैं उन्होंने बिहार की शेर घाटी में एक शेर को मार दिया था। इसके बाद उनका नाम शेर शाह पड़ा। वो शिकार खेलने गया और शिकार में एक शेर उस पर आक्रमण किया, और शेर जब आक्रमण करता है तो सारे लोग हतप्रभ रह गए
नवाब भी तपरप रह गए, लेकिन शेर शाह ने अपनी तलवार निकाली और उस तलवार के एक ही वार में शेर के 2 टुकड़े कर दिए। शेर शाह ने अपने 5 साल के शासन में राजधानी को एक नए गौरवशाली रूप में लाने की कोशिश की। पाटलिपुत्र अब पटना कहलाने लगा था। कुछ बिखरे हुए गांव यहाँ पर थे, लेकिन उसने यहाँ के महत्व को समझते हुए इसे नए सिरे से बसाने का काम किया। जो दुर्ग उसने बनवाया उसके कुछ अवशेष आज भी पटना सिटी में देखे जा सकते हैं, और यहीं से शेर शाह ने एक तरह से दिल्ली में अपने प्रशासन को विकसित करने में भी भूमिका निभाई। उन 5 सालों में शेर शाह ने जो एडमिनिस्ट्रेशन दिया वो एक ऐसी बुनियाद छोड़ गया, ऐसी नींव लगा गया, आज भी हम उसको फॉलो करते हैं, स्पेशली लैंड रेवेन्यू के सेटलमेंट में, लैंड रेवेन्यू की सिस्टम में, वो भी बिहार की ही देन है। शेर शाह के जरिए बिहार की भूमि ने फिर भारत का गौरव बढ़ाया। सिक्के गढ़ने की शुरुआत शेर शाह के शासन में हुई थी। हालांकि उनकी सबसे बड़ी विरासत रही ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कभी कलकत्ता से काबुल तक जाती थी। 5 साल के शासन के बाद ही शेर शाह की असमय मृत्यु हो गई। पटना की शानो शौकत का दौर एक बार फिर खत्म हो गया। हाँ, उस दौर में पटना का जिक्र एक बार और आता है। 1704 में औरंगजेब का पोता मोहम्मद अजीम यहाँ आया। उसने जिद की कि शहर का नाम उसके नाम पर रख दिया जाए। तब कुछ समय के लिए पटना अजीमाबाद कहलाया था। जब मेडिवल पीरियड आया बहुत बाद में, आप जानते हैं कि जब यहाँ पर प्रसार हुआ इस्लाम का और डायनेस्टी बनी, मुगल डायनेस्टी बनी, तो निश्चित रूप से और उन लोगों का प्रभाव बढ़ा तो अजीमाबाद इसका नाम पड़ा, लेकिन पॉपुलर नहीं हो पाया। एक शायर हुए अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी, लेकिन ये बहुत दिन तक चला नहीं। ये पटना मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, ये कॉलोनियल पीरियड का है। इसी दौर में पटना शहर में एक महान योद्धा ने जन्म लिया। सिखों के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह। ओ ना प्यारा रब, ओ ना जुगई, ओ ना प्यारा रब। 1717 में नवाबों का शासन आया। तब बिहार बंगाल का हिस्सा बन गया और पटना एक व्यावसायिक केंद्र के तौर पर विकसित हुआ। आम लोगों पर भारी भरकम टैक्स का बोझ डाला गया, लेकिन 17वीं सदी में पटना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का केंद्र बन गया। बिहार में उस समय अपना कोई उस तरह का शासक नहीं था जो बिहार को अलग पहचान दे। उत्तर प्रदेश के जो लोग थे उनका सारा ध्यान दिल्ली पर होता था, लखनऊ के नवाब का। बिहार जो है अनअटेंडेड रह गया और इसका फ़ायदा बंगाल के नवाबों ने उठाया। विशेषकर जब सुजाउद्दीन शासक हुआ तो उसके ज़माने में बिहार को पूरी तरह से बंगाल में मिला लिया गया। दिल्ली देख नहीं रही थी, लखनऊ का यहाँ कोई ध्यान नहीं था और बंगाल वाले ही समृद्ध थे, क्योंकि बंगाल के पास अपना बंदरगाह था, अपनी इकोनॉमी थी। और बंगाल के साथ उस ज़माने में सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि बंगाल उत्तर भारत के राजनीतिक डिस्टर्बेंसेस से अछूता था। पटना से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर है बक्सर, जहां 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और मुगलों और बंगाल के नवाब की संयुक्त सेना के बीच युद्ध हुआ। बहुत कम संख्या में होने के बावजूद अंग्रेजों ने यह युद्ध जीत लिया। इसके बाद बंगाल यानी बिहार का भी पूरा हिस्सा अंग्रेजों के नियंत्रण में चला गया। चूंकि अंग्रेज व्यावसायिक फायदों को देखते हुए ही हिंदुस्तान आए थे, पटना उनके लिए एक अहम केंद्र बना। पटना पहले से ही व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण था। अंग्रेजों ने कलकत्ता के बाद पटना को ही अहमियत दी। अफीम के कारोबार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र पटना था
और गाज़ीपुर और बनारस से अफ़ीम की खेती होती थी और वहाँ से अफ़ीम पटना लाई जाती थी और यहाँ से फिर इसको गंगा के रास्ते बंगाल और तब चीन भेजा जाता था। लेकिन हिंदुस्तान के साथ साथ बिहार को भी एहसास हो चला था कि अंग्रेज जितना दे नहीं रहे उससे कहीं ज्यादा लूट रहे हैं। 1857 में जब संपूर्ण भारत ने आजादी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, तब आग बिहार में भी लहकी थी। एक तरफ पटना के रहने वाले पीर अली थे, जिनके नेतृत्व में लोगों ने अंग्रेजों पर 3 जुलाई को हल्ला बोला था। उन्हें 7 जुलाई को सूली पर चढ़ा दिया गया था। दूसरी तरफ थे आरा के 80 साल के वीर कुंवर सिंह। 27 अप्रैल 1857 को दानापुर कैंट के सिपाहियों और बाकी साथियों के साथ आरा शहर पर बाबू कुंवर सिंह ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो युद्ध बीबीगंज और बिहिया के जंगलों तक पहुंच गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेना थी उसको सबसे निर्णायक हार अगर इस संघर्ष में झेलनी पड़ी तो कुंवर सिंह के हाथों ही झेलनी पड़ी, जब कैप्टन ली ग्रां को उन्होंने पराजित किया। छापामार युद्ध लड़ते हुए सेनानियों ने अंग्रेजों को महीनों तक उलझाए रखा। 9 महीने लगातार अंग्रेजों से लड़ने के बाद एक रोज बाबू कुंवर सिंह जब गंगा पार करके अपने गांव जगदीशपुर लौट रहे थे, तभी अंग्रेज अफसर डगलस की अगुवाई में उन पर हमला बोल दिया गया। एक गोली उनके बाएं हाथ में लगी। बाबू कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से अपना वो हाथ काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। क्रांति के क्रूर दमन के बीच अंग्रेजी शासन में पटना एक बार फिर अपने खोए हुए वैभव को हासिल करने लगा था। जब 1912 में बंगाल का बंटवारा हुआ तो बिहार उड़ीसा के संयुक्त प्रांत की राजधानी पटना ही बना। अंग्रेजों ने तत्कालीन पटना की सबसे अहम सड़क बेली रोड का विकास किया, बांकीपुर इलाके का निर्माण किया। आज पुराना इलाका पटना सिटी कहलाता है, जबकि अंग्रेजों के बनाए नए शहर में सचिवालय, उच्च न्यायालय, राजभवन, विधानसभा का निर्माण केवल 4 साल में कर लिया गया। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान ही पटना में स्कूलों, कॉलेजों का निर्माण हुआ। पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज इसी दौर की देन है। 1935 में उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, लेकिन बिहार की राजधानी पटना ही रही। कहते हैं ना, इतिहास खुद को दोहराता है। बिहार की भूमि पर बीते हुए कल का सफर करते हुए न जाने ऐसे कितनी मिसाल हमें याद आ रहे हैं। जिस धरती से भगवान महावीर ने पहली बार दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया था, वहीं से आधुनिक दौर में अहिंसा का सबसे प्रबल आह्वान होने वाला था। बिहार के चंपारण में उन दिनों नील की खेती करने वाले किसानों का हाल बुरा था। अंग्रेज पूरा लगान मांग रहे थे। गांधी जी ताजा दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। स्थानीय लोगों की गुहार पर गांधी जी इन किसानों की मदद के लिए चंपारण पहुंचे। अंग्रेजी हुकूमत ने गांधी जी को फौरन चंपारण छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। ये सविनय अवज्ञा यानी सिविल डिसोबीडियंस की पहली झलक थी। सत्याग्रह को हथियार के तौर पर भी गांधी जी ने चंपारण में ही आजमाया था। सत्याग्रह का ये प्रयोग जल्द ही हिंदुस्तान के कोने कोने में होने वाला था। आजादी की खुशबू फैलने वाली थी। लोकतंत्र की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, उसकी पहली फसल बिहार में ही बोई गई थी। बिहार की धरती से गांधी जी ने 2 बातें समझी: सामाजिक समानता के लिए संघर्ष और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन का महत्व। आगे चलकर गांधी जी ने आंदोलन के जरिए पूरे देश को एक सूत्र में बांधा और अंग्रेजों को हिंदुस्तान से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। 1947 में देश आजाद हो गया, लेकिन बिहार का इतिहास यहां से एक नई करवट ले रहा था। आजाद भारत में बिहार का किरदार दिखाएंगे पाटलिपुत्र के अगले एपिसोड में। तब तक देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।